बांग्लादेश वर्तमान समय में एक राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। वहां से तख्तापलट की खबरें आ रही हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई हैं और अब बताया जा रहा है कि वो भारत से ब्रिटेन जा सकती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत का एक इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश जिसके भारत के साथ संबंध बहुत गहरे रहे हैं, उस पड़ोसी देश में ऐसी क्या वजह रही कि वो तख्तापलट की कगार पर पहुंच गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे, इन्हीं तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हमने खबर पे बात की है, खबर को एक बार देखा। खबर के बाद हम शेख हसीना के एक जनरल परिचय पर बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरी घटना हुई है बांग्लादेश में, इस घटना के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं, उन रीजनों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, उनको जानेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश पर इस घटना का क्या प्रभाव हो सकता है, उस प्रभाव को भी समझेंगे। इसके साथ साथ भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत और बांग्लादेश पर क्या असर होगा, उस असर को भी समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरे हमारी वीडियो है ये आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जुड़ी हुई है। तो जीएस पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो आपको आईआर का एक सेक्शन मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक सेक्शन मिलेगा। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में आपको भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे जुड़ा एक सेगमेंट भी मिल जाएगा। जीएस पेपर 3 की अगर आप बात करें तो वहां पर आपको इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा के एक सेगमेंट मिलेगा, उससे आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू हुआ, एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेख हसीना कौन है, उनके बारे में एक परिचय जान लिया जाए। तो शेख हसीना के बारे में आप एक बार समझ लीजिए कि शेख हसीना के नाम पर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है और वो ये है कि शेख हसीना दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला प्रधानमंत्री हैं, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाली महिला हैं। तो ये एक इनके नाम पर एक बड़ी उपलब्धि मौजूद है। इन्होंने 1996 से 2000 तक और 2001 तक और उसके बाद 2009 के बाद से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जो है सेवाएं दी हैं। इसके अलावा उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको आज जो है बांग्लादेश के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। इनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनके द्वारा एक पार्टी स्थापित की गई थी, उस पार्टी का नेतृत्व करती हैं वर्तमान समय में शेख हसीना। 1975 में अगर आप देखें तो 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, जिसके बाद 1975 में सेना के अधिकारियों की ओर से तख्तापलट किया गया और इस तख्तापलट की वजह से मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनकी पार्टी की जो कमान है वो शेख हसीना के हाथ में आ गई थी। तो ये ओवरऑल हमने शेख हसीना के बारे में बात की। इनको जो है बांग्लादेश के डेवलपमेंट का भी जो है एक पायनियर माना जाता है, लीडर माना जाता है। इन्होंने बांग्लादेश का विकास करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हम आगे देखेंगे कि किस तरह का रोल रहा था, क्या इन्होंने किया, उस पर भी बात करेंगे। तो ये ओवरऑल हमने शेख हसीना के परिचय की बात की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर एक देश में अगर तख्तापलट होता है, अगर एक देश की जनता एकजुट होती है, एक देश की जनता में अपने लीडर के प्रति आक्रोश आता है, तो उसका कोई एक छोटा कारण तो नहीं रहा होगा, उसका कोई एक कारण भी नहीं रहा होगा, उसके बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे बड़े कारण होंगे। तो क्या कारण है, उन कारणों को एक बार अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है आपका राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अगर आप इस एस्पेक्ट को देखें तो आपको बांग्लादेश की जो राजनीति है वो पूरी तरह से विभाजित नजर आएगी, पूरी तरह से बटी हुई नजर आएगी। एक तरफ जो है शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं, एक तरफ विपक्ष की पार्टी के लोग हैं। आवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी है जिसका नाम है आवामी लीग, वो कई वर्षों से बांग्लादेश में सत्ता में है। इसके अलावा कई बार आवामी लीग पर चुनावों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा जो रीसेंट चुनाव आपके बांग्लादेश में हुए थे वहां पर भी चुनावों के साथ जो है मैल प्रैक्टिस या फिर मैनिपुलेशन के आरोप शेख हसीना पर लगाए गए थे और इसी के चलते बांग्लादेश की जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने इन चुनावों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, इन चुनावों को बाइकआउट किया था। और उसके बावजूद भी बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी जो है चुनाव जीत गई थी। तो अगर आप वर्तमान समय में देखें तो बांग्लादेश में आपको दो धड़े दिखाई देंगे। एक तरफ आपका आवामी लीग के लोग मौजूद हैं, यानी कि शेख हसीना की पार्टी या शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, बंगबंधु की जो पार्टी थी, उनके लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ अन्य है, दूसरी तरफ अदर्स हैं। और ये अदर्स कौन है? ये अदर्स हैं बेसिकली आपका बांग्लादेश की जनता। तो वर्तमान समय में आवामी लीग और बांग्लादेश की जनता
एक दूसरे के विपक्ष में आपको खड़े होते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये तो इसका पॉलिटिकल रीजन हुआ, इसका राजनीतिक कारण हुआ। अब इसका एक इकोनॉमिक कारण भी है। केवल राजनीतिक कारण ने इसमें रोल प्ले नहीं किया है, बल्कि इकोनॉमिक कारण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्तमान समय में देखें तो बांग्लादेश में कई शिक्षित युवा आपको नजर आ जाएंगे जिनके सामने स्थायी रोजगार एक बड़ी समस्या है, जिनके सामने रोजगार प्राप्त करना एक बड़ा चैलेंज है। और बांग्लादेश, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश और हमारा जो पूरा ये सब कॉन्टिनेंट है, साउथ एशियन का सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर प्राइवेट रोजगार, जो हमारा निजी रोजगार है, वो इतना ज्यादा मौजूद नहीं है। तो इस वजह से सरकारी नौकरियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बांग्लादेश में भी ऐसा ही होता है। बांग्लादेश में जो शिक्षित युवा हैं उनके बीच में सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये बेसिकली आपका युवाओं को एक स्थायित्व प्रदान करती है, एक जो है स्टेबिलिटी प्रदान करती है। लेकिन बांग्लादेश में जो है सरकारी नौकरियां प्राप्त करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा था बांग्लादेश के युवाओं के लिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश में युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा था। और ये विरोध खासतौर पर बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन सिस्टम लागू है, या जिसको आप कह सकते हैं बांग्लादेश में जो कोटा सिस्टम लागू है, उस कोटा सिस्टम के खिलाफ आपको विरोध देखने को मिल रहा था। क्योंकि बांग्लादेश के अधिकांश जो युवा थे, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे, उनका ये मानना था कि बांग्लादेश की जो कोटा प्रणाली है, ये प्रणाली आपका बांग्लादेश में युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में 50% जो सीटें हैं वो आपका आरक्षित हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, इस 50% में भी 30% जो सीटें हैं, वो सीटें आपका बांग्लादेश में 1971 के दौरान जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया था, जिन सैनिकों ने भाग लिया था, उनके रिश्तेदारों के लिए 30% सीटों को रिजर्व किया गया है। यानी कि बांग्लादेश में अगर 10 नौकरियां आती हैं तो उसमें से 3 नौकरियां जो हैं बेसिकली आपका ये जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको ये नौकरियां दी जाती थी। अब यहां पर बांग्लादेश में आरोप ये लगाया गया कि बेसिकली ये जो पूरी आरक्षण की नीति है, जो पूरा कोटा की पॉलिसी है, इस पॉलिसी की वजह से जो शेख हसीना की पार्टी के मेंबर्स जो हैं, खासतौर पर आवामी लीग के जो मेंबर हैं, क्योंकि आवामी लीग क्या रही थी, आवामी लीग ने 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बांग्लादेश में जो अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी हैं वो आपका आवामी लीग का ही हिस्सा है, आवामी लीग के मेंबर हैं। तो अब शेख हसीना की सरकार पर आरोप ये लगाया गया कि बेसिकली ये जो पूरा कोटा पॉलिसी आई है, इस कोटा पॉलिसी की वजह से खुद शेख हसीना की पार्टी के जो मेंबर्स हैं, केवल उन्हीं मेंबर्स को फायदा हो रहा है और दूसरे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। जिसके खिलाफ बांग्लादेश में सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो पूरी आग है ये बांग्लादेश की अन्य विश्वविद्यालयों में फैलती है, ये प्रदर्शन बड़े होते जाते हैं और अंततः प्रदर्शन इतने बड़े हो जाते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना देश ही छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा और क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो अगर आप देखें तो एक और इकोनॉमिक रीजन है। जैसे 2008 के बाद से जो है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो सत्ता में आई थी और उनके सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा विकास आपको देखने को मिला है, डेवलपमेंट तो आपको देखने को मिला है। बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसमें आपको सुधार देखने को मिला है। बुनियादी ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधरा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। इसके अलावा आम लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। मानव संसाधन के जो तमाम संकेतक हैं उनमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है और बढ़ोतरी इस हद तक रही है कि बांग्लादेश ने भारत, जो कि एक बड़ा पड़ोसी देश है उसकी तुलना में भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। और कई जानकार ये बता रहे थे कि बांग्लादेश जल्द ही एक डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। अभी बांग्लादेश कहाँ है? अभी बांग्लादेश आपको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद ये थी कि बांग्लादेश जल्द ही विकासशील देशों की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर समस्या ये है कि बांग्लादेश में ये जो अधिकांश विकास हुआ है, ये विकास केवल कुछ इंडस्ट्रीज तक ही सीमित है। जैसे कि बांग्लादेश की एक प्रमुख इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग। तो बांग्लादेश में जो अधिकांश डेवलपमेंट हुआ है वो आपका केवल कपड़ा उद्योग तक ही सीमित है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित है। जबकि बांग्लादेश के जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, जिन्होंने हायर स्टडीज की है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है आपका मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा होता है, आपको फिजिकल काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जबकि युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन विकास तो केवल टेक्सटाइल सेक्टर में हुआ है, दूसरे सेक्टर अभी भी जो है कमज़ोर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से युवाओं के पास प्राइवेट नौकरी के बहुत ज़्यादा अवसर मौजूद नहीं हैं।
तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आता है। अब समस्या केवल युवाओं और विद्यार्थियों की नहीं है, समस्या वहां पर आम लोगों की भी है, वहां पर मिडिल क्लास की भी है। अगर आप वहां पर इन्फ्लेशन की रेट को देखेंगे, अगर आप वहां पर मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को देखेंगे, तो बांग्लादेश में वर्तमान समय में जो महंगाई है वो 9% के आसपास बनी हुई है। 9%, 9.9%, यानी कि 10% के आसपास लगभग आपको नजर आ जाएगी। अब 10% की महंगाई का मतलब यह है कि बांग्लादेश में जो सामान्य लोग हैं वो भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि महंगाई ही इतनी ज्यादा है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से आपको बांग्लादेश जो बांग्लादेश में जो है आपको एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जो है राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर नागरिकों का जो विश्वास है सरकार पर, वो विश्वास बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। और इसी का परिणाम रहा कि आपका बांग्लादेश में आपको ये आक्रोश देखने को मिला। और इस आक्रोश को भड़काने में शेख हसीना की पार्टी और शेख हसीना के जो बयान रहे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे इस पूरे आंदोलन के दौरान जो आंदोलन हो रहा था, स्टूडेंट आंदोलन, उस आंदोलन के दौरान सबसे पहले तो शेख हसीना ने उस आंदोलन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और फिर जब आंदोलन बढ़े तो कई बयान ऐसे दिए गए जहां पर ये कहा गया कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग दरअसल रजाकार हैं। तो आंदोलनकर्ताओं के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को देखेंगे तो वहां पर रजाकार शब्द का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली आपका देशद्रोहियों यानी कि ट्रेटर्स के लिए किया जाता है। तो अब यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने, जो कि बांग्लादेश के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, उन्होंने बांग्लादेश में शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे, क्योंकि शुरुआत में ये जो आंदोलन था बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस पूरे आंदोलन को रजाकारों का आंदोलन बता दिया। इसके अलावा इस आंदोलन पर गोली चलाने के भी आदेश दिए गए, सेना को शामिल करने के भी आदेश दिए गए। तो ये तमाम वजह रही जिनकी वजह से बेसिकली शॉर्ट टर्म में आपका ये जो पूरा आंदोलन था, ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पर आपको पहुंचता हुआ नजर आ गया। तो ये ओवरऑल हमने इस घटना के पीछे के क्या कारण रहे, उन कारणों का विश्लेषण किया। इकोनॉमिक कारण भी थे आपके, पॉलिटिकल कारण भी थे, और इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हैं फिस्कल रीजन भी इसमें इन्वॉल्व था। और फिर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म रीजन, जो सरकार की पॉलिसी थी इस पूरे आंदोलन को लेकर के, वो पॉलिसी भी इस आंदोलन को भड़काने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आई। तो ये तो हमने रीजंस की बात कर ली है। अब एक बार बांग्लादेश पर इस घटना का क्या प्रभाव होगा उसको भी देख लिया जाए। तो कई जानकारों का मानना है कि इस पूरे आंदोलन की वजह से बांग्लादेश में आपको इस्लामी चरमपंथ की जो है पुनः शुरुआत देखने को मिल सकती है। उग्रवाद की आपको पुनः शुरुआत वहां पर देखने को मिल सकती है। यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बेसिकली आपको इस पूरे आंदोलन की वजह से और इस पूरी घटना की वजह से बांग्लादेश में फंडामेंटलिज्म में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नजर आ सकती है। शेख हसीना की अगर आप बात करें तो वो बांग्ला राष्ट्रवाद के धर्मनिरपेक्ष और बुनियादी संस्करण का जो है आधुनिक संस्करण का हमेशा से प्रतिनिधित्व करती रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में हमेशा से जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एलिमेंट रहे हैं, जो बहुत ज्यादा चरमपंथी एलिमेंट रहे हैं, उन एलिमेंट्स को बांग्लादेश की राजनीति से दूर रखा है। तो शेख हसीना का जो शासनकाल रहा वो बेसिकली आपका कट्टरपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता रहा। उन्होंने कभी भी बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथ को हावी होने नहीं दिया। लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति से शेख हसीना लगभग समाप्त हो गई हैं, तो इसकी वजह से कई जानकारों का यह कहना है कि अब बांग्लादेश की राजनीति में आपको कट्टरपंथी उग्रवाद और फंडामेंटलिज्म हावी होता हुआ नजर आ सकता है। तो एक ये प्रभाव आपको बांग्लादेश की पर जो है खासतौर पर देखने को मिलेगा। और कई जानकारी बताते हैं कि इसकी वजह से भारत पर भी आपको बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो हमने बांग्लादेश पर प्रभाव की बात की। अब भारत पर इसके क्या असर होंगे उसकी भी बातचीत कर ली जाए। तो इस घटना की वजह से भारत पर जो अनिश्चितताएं उत्पन्न होंगी वो बहुत गंभीर हो सकती हैं। गंभीर इस वजह से हो सकती हैं क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है, और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध जो है ऐतिहासिक तौर पर बहुत बेहतर रहे हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता में भारत ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके अलावा 1.5 से अधिक दशक तक जो है वहां पर शेख हसीना की सरकार रही है, और शेख हसीना की सरकार के साथ भारत के जो संबंध रहे वो बहुत मजबूत रहे। संबंधों को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई। हमारे बीच में जो सीमा पार व्यापार होता है, यानी कि जो हमारा ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड होता है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। परागमन व्यवस्था हमें देखने को मिली। इसके अलावा सुरक्षा सहयोग देखने को मिला बांग्लादेश में, क्योंकि फंडामेंटलिज्म पर रोक लगाई गई। तो बांग्लादेश की ओर से भारत में जो जो आतंकवादी आते थे पाकिस्तान से होकर के, उन आतंकवादियों को रोकने में बांग्लादेश ने एक इंपॉर्टेंट रोल भारत के लिए प्ले किया। इसके अलावा पीपल टू पीपल रिलेशंस आपको देखने को मिली, संबंधों में प्रगति देखने को मिली, जिससे ओवरऑल हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस थे
वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए। इसके अलावा शेख हसीना के निष्कासन के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये संबंध आपको कमज़ोर होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा भारत और ये बांग्लादेश में आपको भारत विरोधी भावनाएँ जो हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि भारत और शेख हसीना के जो मजबूत संबंध हैं, वो आपको आपको उन मजबूत संबंधों के खिलाफ बांग्लादेश के जो विरोध प्रदर्शन हैं, वहाँ पर भी स्वर ऊँचे होते हुए नज़र आ सकते हैं। और क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बांग्लादेश से आकर के सीधे भारत आई हैं, तो ये भी एक नकारात्मक संदेश के तौर पर बांग्लादेश में देखा जा सकता है। और इसके अलावा जब बांग्लादेश में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो भारत की ओर से बयान दिया गया था कि ये भारत का इंटरनल मैटर है। जब बांग्लादेश की सरकार ने बेसिकली आपके जो विरोध प्रदर्शनकारी थे, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तब भी भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि ये बांग्लादेश का जो है इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामला है और भारत को जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के और भारत और शेख हसीना के जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, बहुत मजबूत रहे हैं। और क्योंकि ये ऐतिहासिक संबंध इतने मजबूत रहे हैं, जिसकी वजह से भारत ने कभी भी बांग्लादेश के विपक्ष के जो नेता हैं, उनके साथ बेसिकली आपका कभी भी अपने संबंधों को मजबूत नहीं किया। और अब बांग्लादेश में आपको विपक्ष की सरकार देखने को मिलेगी, तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती आ सकती है, खासतौर पर डिप्लोमेटिक लेवल पर, कि भारत अब बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को कैसे बढ़ाता है आगे, अपने संबंधों को पहले जैसा कैसे किया जाता है। ये बड़ा चैलेंज यहाँ पर भारत के सामने आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बांग्लादेश में शेख हसीना मौजूद नहीं है। बांग्लादेश में अब विपक्षी पार्टियों की सरकार है और विपक्षी पार्टियां ये जानती हैं कि भारत हमेशा से शेख हसीना का समर्थन करता रहा है। तो ये भारत के लिए अब यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में हमने पहले ही बात की थी कि अब कट्टरपंथ उग्रवाद यानी कि फंडामेंटलिज्म आपको और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं, वो संबंध आपको और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसकी वजह से, इन संबंधों की मजबूती की वजह से भारत की सुरक्षा पर भी आपको खतरा होता हुआ भारत की सुरक्षा पर भी यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता है। और इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के रिलेशंस पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो अगर इस पूरी इक्वेशन में बांग्लादेश भी शामिल हो जाता है, तो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। कूटनीतिक लेवल पर जो है स्ट्रैटेजिक लेवल पर भारत के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर तीनों देश एक साथ मिलेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर शेख हसीना नहीं है, जिनके साथ भारत के जो है बहुत अच्छे संबंध रहे थे, तो ये भारत के लिए पूरी इक्वेशन इस पूरे रीजन में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। और एक स्थिति यहाँ पर ये भी हो सकती है, हम बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध तो खराब होंगे ही, वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज लगातार शेख हसीना के खिलाफ बोल रही थी। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि शेख हसीना जो है अपने चुनाव में गड़बड़ी कर रही हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज तो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना के खिलाफ, उनके खिलाफ बोल रही थी वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि पश्चिमी देश, लेकिन भारत नहीं बोल रहा था। तो अब इस मामले पर भी, ये जो पूरा बांग्लादेश का मामला है, इस मामले पर भी भारत और पश्चिमी देशों के जो संबंध हैं, उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम प्रभाव हुए जिन प्रभावों पर हमने बात की। हालांकि भारत की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी पर हमें विश्वास करना चाहिए। उम्मीद है कि इस पूरी अनिश्चितता की स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में भी भारत के जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, वो एक बेहतर नीति, एक बेहतर जो उपाय है, उसको ढूंढ करके लाएंगे। चलिए, ये तो हमने भारत पर असर की बात कर ली है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेख हसीना, ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी जनरल वेकर उज जमान, ऑप्शन सी जनरल याया खान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई है और उम्मीद है कि मुलाकात अब जो है होती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।